तो हेलो गाइस, मैं हूं शुभम सिंह और मैं आ चुका हूं लेके रहस्य पार्ट 3। तो आइए जानते हैं 70 साल पहले का रहस्य क्या था। तो ये उन दिनों की बात है जब दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अगर किसी पिता को अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित होना पड़ता था तो सिर्फ दहेज के लिए। ऐसे ही थी हमारी संध्या, जिसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने बहुत दिन बहुत सारे गाँव में जा जाकर अच्छे लड़के की तलाश की। अंत ही उनकी तलाश खत्म हुई। वो जा पहुंचे बढ़ेनी नाम के गांव में, जहां पर सुधीर नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने अपनी बेटी की बात की और रिश्ते के लिए वो सब मान गए। ऐसा समय बीता, उनकी शादी हो गई। वो इस शादी से बहुत खुश थे, पर एक गम था, दहेज। लड़के वालों ने संध्या के पिता से कुछ रकम, कुछ रुपए मांगे थे, लेकिन संध्या के पिता किसान थे तो उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने आधी रकम, आधे जेवर उन्हें दिए, परंतु आधे दिए नहीं। पर सुधीर इन बातों पर ध्यान न देते हुए अपने वैवाहिक जीवन से वो बहुत खुश रहते हैं। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि जो संध्या है वो गर्भवती है और वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए 9 महीने बीत जाते हैं और संध्या एक प्यारी सी छोटी सी परी को जन्म देती है। पर सुधीर को उससे एक लड़की की उम्मीद थी। वो सोचता है इस बार नहीं, अगली बार हमें एक बेटा ही होगा। और ऐसे ही करते करते कुछ समय बाद संध्या फिर गर्भवती होती है और वो फिर से एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पर इस बार सुधीर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह संध्या पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, उसे मारने लगता है, क्योंकि वो उसे एक बेटा नहीं दे पा रही थी। और उसके सास ससुर उसके ऊपर बहुत से जुल्म करने लगे, उसे ताने मारने लगे, उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। ये सब तकरीबन 1 साल तक चला। संध्या बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, और वो ऐसा ही करती है। वो अपने पिता के पास जाती है, पर उसके पिता ने भी उसे अपने घर पे रखने से मना कर दिया कि बेटी तो एक पराया धन होती है, एक बार उसे विदा करने के बाद मैं उसे अपने घर पे नहीं रख सकता। संध्या के पास कोई चारा नहीं था। वो वापस उसी गांव में आती है। वह गांव में जा जाकर घरों घरों पर भीख मांगती कि मुझे कुछ काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगी, आप सिर्फ मेरे बच्चों को खाना दे दो, वो नहीं तो भूखे मर जाएंगे। कुछ दिनों तक संध्या कहीं यहाँ से, कहीं उधर से, कहीं फेंके हुए खानों पे अपने बच्चों को पाल रही थी। पर कब तक? उन दोनों बच्चों की तड़प तड़प कर भूख से मौत हो जाती है। और संध्या ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा दुख में थी। उनके बच्चों के मरने के बाद वो सुधीर के घर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मर गए। और वो भी वहीं पर गिर जाती है और पता चलता है कि उसकी भी मौत हो जाती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। गाँव में एक अफवाह चलती है कि कोई औरत अपने बच्चों के साथ रात में घूमती है, कभी खेतों में, कभी किसी के छत पर, कभी रोडों पर। तो सभी गांव वालों को लगता है कहीं ये संध्या तो नहीं है। पर सुधीर और सुधीर के माँ बाप इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में लीन हो जाते हैं और सुधीर की नई शादी करने के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। पर संध्या मरने के बाद भी चुप नहीं बैठी थी। मरने से पहले जो उसके अंदर गुस्सा था, जो उसके अंदर नाराज़गी थी, वो मरने के बाद भी थी। उसने अपने सास ससुर को मार दिया और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक था। सुधीर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो रो रहा था। ऐसे ही कर कुछ दिन बीतते हैं। रंजय को संभालने के लिए उसका एक चचेरा भाई उसे घर पर आता है, उसे संभालता है। कुछ दिन तक तो संध्या शांत थी। फिर अचानक एक दिन सुधीर जो था काम से घर पे लौट रहा था। वो सुनसानी सड़क, पूनम की रात, सुधीर अकेले चला जा रहा था। सुधीर को लगता है कोई तो मेरे पीछे है। वो घूम कर देखता है, कोई नहीं रहता वहाँ पर। फिर वो चलता है, उसे फिर लगता है कोई तो है। फिर उसे शक होता है कहीं ये संध्या तो नहीं, और वो डर जाता है और वो तेज़ी से दौड़ने लगता है अपनी घर की तरफ। घर तक पहुँचता है, जल्दी से दरवाज़ा ठोकता है तो चचेरा भाई दरवाज़ा खोलता है और वो घर में चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी किचन से आवाज़ आती है, पापा आपने मुझे खाना नहीं दिया और मैं मर गई। सुधीर और उसका चचेरा भाई ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इस घर में तो सिर्फ हम दोनों हैं, तो ये आवाज़ किसकी है। वो किचन की तरफ जाते हैं। वहाँ पे छोटी सी बच्ची रहती है जो बैठ के रोती रहती है। सुधीर वो देख कर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक उसे आवाज़ आती है, ये तुम्हारी ही बेटी है जो मर चुकी है। अगर तुमने थोड़ी सी भी लज्जा होती तुम आते अपनी बेटियों को देखने के लिए। और वो पीछे घूमकर देखता है तो संध्या होती है और वो सुधीर से कहती है कि जैसे मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरे हैं, वैसे ही ये पूरे गांव के बच्चे मरेंगे और उनके पीछे उनकी माँओं का कारण होगा। और वो सुधीर को भी मार देती है। ये पूरा मंजर उसके चचेरे भाई की आंखों के सामने हो रहा था। वो ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। हालांकि उसको पूरी बातें पता थी
कि सुधीर और उसके माँ बाप की मौत कैसे हुई, क्या कारण था, संध्या कौन थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वहीं पर वो पागल हो जाता है और घर से निकलकर गांव में चला जाता है और चिल्लाने लगता है, वो लौट आई है, सब मरेंगे, सबके बच्चे मरेंगे। और ऐसा ही होता है जैसा संध्या ने कहा था कि इस गांव में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, वो सारे मर जाएंगे और उनकी मौत के पीछे उनकी माँओं का हाथ होगा। और वो शुरू हो जाता है वो श्राप, वो रहस्य। आए दिन गांव से खबर आती कि किसी माँ ने अपने नवजात शिशु को मार दिया है, किसी माँ ने अपने 2 साल के बच्चे को मार दिया है, बहुत ही बेरहमी से। गांव के सारे व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो सोचते हैं इन सब का हल हमारे बड़े बुजुर्ग निकालेंगे। वो अपने बड़े बुजुर्ग को जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पहले तो बड़े बुजुर्ग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुमने एक माँ को 2 बच्चों को मरने कैसे दिया। फिर वो बड़े बुजुर्ग काशी के लिए रवाना होते हैं और काशी में जाकर वो कुछ विद्वान पंडितों और अघोरियों से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वो अघोरी अगले दिन ही बढ़ेनी गांव के लिए निकल लेते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और उस आत्मा को, उस संध्या को बंदी बना लेते हैं और वो गांव में शांति की घोषणा करते हैं। पर क्या हुआ ऐसा 70 साल बाद जो संध्या लौट आई, वो श्राप लौट आया, सारे माएँ अपने बच्चों को क्यों मारने लगी। ये सब संजय सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर उसे ध्यान आया कि मुझे काशी जाना चाहिए। वो अपने घर जाता है, अगले दिन ही काशी के लिए निकल लेता है। काशी जाने के बाद बहुत से पंडितों से मिलता है, उन्हें वो सारी बातें बताता है, पर किसी को ये बातें पता नहीं थी कि वो पंडित कौन था। ऐसे ही करते करते उसे एक दिन एक नौजवान पंडित मिलता है जिससे वो इस बारे में बात करता है और उसे पता चलता है ये 70 साल पहले जिस पंडित ने, जिन अघोरियों ने संध्या को बांधा था, वो इसके ही पिता थे और कुछ ही दिन पहले उनकी मौत हुई है। इसी वजह से संध्या का बंधन टूट गया और वो फिर से गांव में लौट आई। संजय उन पंडितों को सारी बातें बताता है और वो अगले दिन ही गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वो गांव पहुंचते हैं और कुछ मंत्रों और सामग्रियों के साथ वो संध्या की आत्मा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो सुधीर के घर के पास मिलती है और उसे वो बंदी बना लेते हैं। मगर क्या ये सही था जो इन गाँव वालों